हाँ, एक बार देख लेना, वो वहां से चालू हो जाए ना तो मुझे बोल देना एक बार, ठीक है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मास्टरमाइंड क्लासेस। तो गाइज आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, और उससे पहले एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा कि पहले वाली क्लास में क्या क्या मैं पढ़ा चुका था, कहाँ तक अपना कंप्लीट हो गया था। तो डेफिनेशन क्लियर हो चुकी थी वहाँ तक, जितनी भी स्टेप्स मैंने आपको बताई थी। एक बार फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा, और जितने भी सोशल मीडिया ग्रुप हैं उनके ऊपर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, जिससे वो भी इस क्लास से जुड़ सके। तो देखते हैं कि एक बार देखिए, वर्ब कंपाउंड के बारे में ऑलरेडी आपको बता ही दिया था कि वर्ब कंपाउंड क्या होती है। हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब से वर्ब कंपाउंड बनता है। और जस्ट इससे पहले 6 स्टेप में मैंने बताया था टाइम प्लस एक्शन क्या होती है, वर्ब की फॉर्म कौन कौन सी होती है। नहीं देखिए क्लास तो जाके क्लास देख लीजिएगा, चैनल के ऊपर आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। और टेंस क्या होता है, टाइम प्लस एक्शन होता है, प्रूफ एजन में करके दिखा दिया, ठीक है। जाइएगा क्लास देखो फटाक से। और अगर आपको हैंड राइटिंग नोट्स चाहिए, यानी जो टेक्स्ट बुक होती है आपके 10th क्लास में, जो टेक्स्ट बुक है उनके नोट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। इन नंबर के ऊपर आपको मैसेज करना है, देन इसके बाद में आपको पीडीएफ मिल जाएगी, और मात्र 33 रुपीज़ आपको पे करने होंगे, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं आगे। भाई सभी चीज़ें मेंटेन करनी पड़ती है। अगर मैं आपको नोट्स भी दे रहा हूँ तो ज़्यादा इनका वो नहीं है कि आप ऐसे देखो कि ज़्यादा ले रहे हैं सर, नहीं तो नॉर्मली आप खर्च भी कर देते हो। और इस पीडीएफ यानी जो ये आज मैं आपको टेंस पढ़ा रहा हूँ, इसकी भी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो फ्री में टेलीग्राम चैनल के ऊपर देखने को मिल जाएगी। तो टेलीग्राम का चैनल लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, तो वहाँ पे जाइएगा, ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आज स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास प्रोनाउन। और तुम बोलोगे कि सर ये प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन का मतलब होता है सर्वनाम। इसको पढ़ाने की वजह एक यही है कि इसके अंदर आपको यानी सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट पता होना चाहिए। एडजेक्टिव क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, इन सभी के बारे में डिटेल से आपको पता होना चाहिए। तो मैं आपको याद कराने वाला हूँ स्कूल में, चाहे आप कैसे भी याद कर रहे हो, बट मेरे साथ इस इंडेक्स को याद करने के लिए कम से कम 10 मिनट आपको देना होगा। देन उसके बाद में आपको मैं टेंस पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो हेडिंग डालना, अच्छे से पेन कॉपी लेके बैठना है, ऐसे मोबाइल लेके ऐसे सोए सोए नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले पर्सन। जैसे कि आप पढ़े होंगे, कलर चेंज कर लेते हैं एक बार इसका। बचपन में पढ़े होंगे अपन पर्सन। पर्सन का मतलब होता है पुरुष, जैसे हिंदी में पढ़े होंगे मध्यम पुरुष, यानी प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, वैसे ही अपने भी इंग्लिश के अंदर वही है पर्सन। और कारक पढ़े होंगे, तो कारक को इंग्लिश में बोलते हैं केस। क्या बोलते हैं? केस बोलते हैं, ठीक है। आई बात समझ में? कलर देख लेते हैं एक बार बेटा जी। क्या बोलेंगे अपन? केस बोलेंगे। तो जैसे कर्ता कारक, कर्म कारक, या जो भी आप कारक पढ़ते आ रहे हो, वैसे ही इंग्लिश के अंदर भी अपन 2 या 3 से कारक देखने को आपको मिलेंगे। वैसे मैं हिंदी के हिसाब से आपको पढ़ा रहा हूँ, जैसे नॉर्मली अभी मैं आपको हाई लेवल खींचूंगा कोई समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो प्रोनाउन की इंडेक्स याद करने के लिए सबसे पहले पर्सन। पर्सन कितने होते हैं ये ध्यान रखना। पर्सन 3 होते हैं। कितने होते हैं? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ठीक है। फिर इसके बाद में आपको इंडेक्स में लिखना है सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस का मतलब होता है कर्ता कारक। क्या बोलेंगे इसको? कर्ता कारक। जो काम करता है, डूअर होता है, उसको बोलते हैं कर्ता कारक, यानी सब्जेक्टिव केस। इसके बाद में है ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस का मतलब होता है क्रम कारक, यानी जो कार्य हो रहा है उसके ऊपर जो इफेक्ट पड़ रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? क्रम कारक। इसके बाद में पजेजिव केस। पजेजिव केस का मतलब होता है संबंध कारक। ये अपना क्या दिखाता है? संबंध दिखाता है। इसको हम हिंदी में बोलते हैं संबंध कारक, यानी पजेजिव केस। आगे बात समझ में? और जो पजेजिव केस है इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। एडजेक्टिव वाला जो पजेजिव होता है एडजेक्टिव पजेजिव बोलते हैं, और प्रोनाउन में इसको डिवाइड कर रखा है। पजेजिव केस को कितने पार्ट में डिवाइड कर रखा है? एडजेक्टिव और प्रोनाउन। अब तुम बोलोगे सर इतना याद करने की आवश्यकता है? हाँ, जब आप डायरेक्ट, इनडायरेक्ट या एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ोगे तो वहां पे दोबारा से ये इंडेक्स याद करने की कोई जरूरत नहीं है, अभी याद कर लो, बार बार बनाना नहीं पड़े। क्योंकि फिर वहां पे अगर आप डायरेक्ट, इनडायरेक्ट या फिर एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ोगे ना, तो ये प्रोनाउन में माइन, ऑर्स, योर्स या फिर माई सेल्फ तक देखने को मिलेगा। फिर इनको कैसे चेंज करोगे आप, ये चीज सिखाना चाह रहा हूं मैं, ठीक है। एक बार पढ़ लो, बस 10 मिनट आपसे मांग रहा हूं, मैं याद कराऊंगा तुम्हें, प्रॉमिस है मेरी, ठीक है। फिर लास्ट में है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे वो भी याद करना है। आई और वी, आई और वी, यानी फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे? आई और वी। अब तुम बोलोगे सर हम कैसे याद करेंगे? तुम्हारे सामने जैसे कि
मैं एक आपको एग्जाम्पल लेके बताता हूँ, ठीक है। एक मिनट बेटा। लो साहब, जैसे कि आपके सामने कोई एक लड़की है यहाँ पे, ठीक है, गोलू मोलू सी एक लड़की बैठी हुई है, ठीक है, बढ़िया सी एक सुंदर सी लड़की बैठी हुई है। इसके सामने एक प्लेट में एक गोलगप्पा रखा हुआ है, ठीक है, केवल एक ही है। और इसके सामने इसकी फ्रेंड्स बैठी हुई है, ठीक है, कि जो भी दोस्त है वो बैठे हुए हैं। तो एक ही गोलगप्पा है, तो लड़की खुद खाएगी या पहले इनको खिलाएगी? फर्स्ट प्रायोरिटी अपने को देगी कि मैं चेक कर लेती हूँ एक बार, क्योंकि फिर और गोलगप्पे है ही नहीं, और है ही नहीं ना, तो फिर ये खाएगी, मैं खा लेती हूँ एक बार, मैं टेस्ट कर लेती हूँ कहीं कुछ और इका इका है कि नहीं है। तो फर्स्ट पर्सन में मतलब पहले अपने को प्रायोरिटी दे रहे हैं। ऐसे याद करने का तरीका बता रहा हूँ आपको। फर्स्ट पर्सन में कौन आया? आई, यानी मैं खाऊंगी, पहले मैं खाऊंगी। तो ये लड़की बोल रही है, जैसे कि लड़का आया तो वो बोलेगा मैं खाऊंगा। नेक्स्ट बात करते हैं, फिर बोलोगे सर वी कैसे आ गया? वी यानी हम, जैसे कि बहुत सारे लड़के बैठे हुए हैं, इधर भी बहुत सारे लड़के बैठे हुए हैं, ठीक है, और बीच में यहाँ पे भाई साहब डिश रख दी, यहाँ पे कुछ भी गोलगप्पे के लिए रख दिए यहाँ पे। तो भाई साहब यहाँ पे दूसरा ग्रुप था और इधर मैं भी इंक्लूड था इसमें। वी के अंदर आई भी इंक्लूड रहता है। क्या बोलता है? हम खाएंगे, हम पहले अपने को प्रायोरिटी देंगे, क्या पता वो दूसरे वाले खा जाए तो खत्म हो जाए। ये सिस्टम है, ये याद कराने का तरीका था कि फर्स्ट पर्सन के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, आई और वी। आई यानी मैं, वी यानी हम, यानी फर्स्ट प्रायोरिटी आपको देना है। फिर देन बात करें अपन यू। यू यानी सेकंड पर्सन होता है, यू यानी आप। यदि आपसे कोई बड़ा है उसको आप क्या बोलोगे? हिंदी में आप ही बोलोगे। यदि आपसे छोटा या बराबर में है, दोस्त है, तो आप उसको बोलोगे तुम। क्या बोलोगे? तुम, ठीक है। यू का मीन समझ में आ गया। यदि आपसे डेजिग्नेशन यानी जो पद होता है उसमें भी यदि उम्र में शायद छोटा हो लेकिन पद में बड़ा हो तो भी आप क्या बोलोगे? उसको इंग्लिश में आप ही बोलोगे, तुम नहीं लगा के बोलोगे। आगे बात समझ में? तो फिर अब बात करते हैं, अपन गोलगप्पे खा लिए, देन उसके बाद में जो बैठे हुए हैं बगल में उनको बोलेंगे ले तू भी खा ले, आप भी खा लो, हम तो चेक कर लिए, लो आप भी खा लो। तो इसके अंदर आप किसको प्रायोरिटी दे रहे हैं? सेकंड पर्सन को, यानी यू। आप भी चेक कर लो एक बार, आप भी चेक कर लो। तो यहाँ पे सेकंड पर्सन समझ में आ गई बात? आई कि नहीं आई? आ गई तो एक बार लाइक कर दीजिएगा। थर्ड पर्सन की बात करते हैं। थर्ड पर्सन, जैसे थर्ड पर्सन किसे बोलेंगे? यहाँ पे मान लो एक लड़का है अंकित और यहाँ पे दूसरा लड़का है राहुल। अंकित और राहुल है, इन दोनों के बीच में बात होती रहती है, जो भी कन्वर्सेशन होता है ये आपस में बात करते हैं किसी अन्य पर्सन की। जैसे कि वह लड़की सुंदर है, मतलब अंकित राहुल को बोल रहा है कि वह लड़की सुंदर है, मतलब बोल तो इससे रहा है, किसके बारे में? क्या पता कौन सी लड़की है, पता ही नहीं है। वह, तो वह मतलब थर्ड पर्सन, अन्य पुरुष की बात कर रहे हैं अपन, यहाँ पे मौजूद नहीं है। वह सुंदर है, अब किसकी बात कर रहे हैं पता नहीं है। नाम होगा, देख अंकित और राहुल है, मैं यहाँ पे बीच में डाल दूं पंकज, क्या डाल दूं? पंकज डाल देता हूं। पंकज बहुत पढ़ता है, तो मतलब बात तो इन दोनों में हो रही थी। जैसे कि मान लो आप में और मुझ में बात हो रही है कि राहुल और मैं हूं, तो दोनों में बात हो रही है कि अंकित पढ़ता है, अंकित पढ़ता है, तो मतलब दोनों में तो कन्वर्सेशन हो रहा है लेकिन बात और किसी की कर रहे हैं अपन, तो इसे बोलते हैं थर्ड पर्सन। तुम तो ये याद रखो, आई वी को फर्स्ट पर्सन बोलेंगे, यू को सेकंड पर्सन बोलेंगे, मतलब सेकंड पर्सन आप हो। थर्ड पर्सन यानी अन्य पुरुष की बात करेंगे जो अपने पास नहीं है, अपने पास नहीं, अपने से थोड़ा दूर होगा। तो थर्ड पर्सन में कौन कौन से रहेंगे? कौन कौन से रहेंगे? जल्दी से रिपीट करना। यहाँ पे थर्ड पर्सन में हो जाएगा ही, सी, इट, ने और दे, इनको बोलते हैं थर्ड पर्सन। क्या बोलेंगे? थर्ड पर्सन। यदि आप किसी का नाम ले रहे हो तो वो थर्ड पर्सन है। आप थर्ड पर्सन वो वाला थर्ड पर्सन मत समझ लेना, थर्ड पर्सन है तो है, आप सभी थर्ड पर्सन हो, ठीक है, सभी थर्ड पर्सन है, इंक्लूड मी। जैसे अब बात करते हैं सब्जेक्टिव केस के अंदर। सबसे पहले याद करो फर्स्ट पर्सन में कौन कौन सा रहेगा? आई और वी। सेकंड पर्सन
यू। थर्ड पर्सन बोलो, ही सी इट नेम दे, ही सी इट नेम दे। आपसे कोई भी पूछ ले थर्ड पर्सन कौन कौन से होंगे, बोलो ही सी इट नेम दे, ही सी इट नेम दे। रट्टा मारना है क्योंकि बचपन में आप खैर पढ़े नहीं हो, लेकिन आप पढ़ लो। फर्स्ट पर्सन बोलो आई और बी, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही सी इट नेम दे। ये हो गए। बार बार बोलना है, कहीं पे भी जा रहे हो, पैदल चल रहे हो, रास्ते में चल रहे हो, कहीं पे भी आपको बोलना है, रिपीट करना, रिकॉल करना बार बार, क्योंकि इससे बहुत सारे टॉपिक जुड़े हुए हैं। ये तो गया सब्जेक्टिव केस। अब इसके बाद में याद करते हैं ऑब्जेक्टिव केस। कई बार आपको ऐसे याद करवा देंगे आई माई मी, लेकिन आपको मैं इस तरीके से याद करा रहा हूँ ऑब्जेक्टिव केस से, क्योंकि ये फिर आपको जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ोगे आप, एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ोगे, उसमें दिक्कत करेगा। फिर इसके बाद में बात करते हैं ऑब्जेक्टिव केस। आई का ऑब्जेक्ट होता है मी, आई का ऑब्जेक्ट क्या होगा, मी। वी का ऑब्जेक्ट होगा, अभी याद में करा रहा हूँ, यू का ऑब्जेक्ट यू ही रहने वाला है, यू का ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, यू ही रहेगा। ही का ऑब्जेक्ट रहेगा हिम, ही का ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, हिम। सी का ऑब्जेक्ट रहेगा हर, इट का ऑब्जेक्ट रहेगा इट ही रहेगा। अब देखना इट किसके लिए यूज करते हैं, फटाक से बताना बेटा। इट का प्रयोग हम उनके लिए करते हैं जब जेंडर पता नहीं हो। क्या नहीं पता हो, जेंडर पता नहीं हो, यानी लिंग पता नहीं हो। एक जानवरों के लिए हम यूज करते हैं, किसके लिए यूज करते हैं, जानवरों के लिए। जानवरों में भी ये ध्यान रखना है जब उनका जेंडर पता नहीं हो। जैसे लोयन का तो जेंडर पता रहता है, शेर को लोयन बोलते हैं, शेरनी को लोयनेस बोलते हैं। जैसे टाइगर टाइग्रेस होता है। लेकिन मैं बात करूं माउस, माउस यानी चूहा, चूहिया को क्या बोलते हैं, नहीं पता ना, ऐसे मत बोल देना सर माइस बोलते हैं। माइस का मतलब तो चूहे होते हैं, माउस का प्लूरल होता है माइस। ऐसे ही जैसे मैंने लिखा यहाँ पे करो लिख दिया कौवा, तो कौवे की पत्नी को क्या बोलते हैं, नहीं पता ना। तो ये ध्यान रखना है। एकमात्र अपवाद आप जब स्टोरी पढ़ोगे तो डॉग के लिए अपन इट यूज कर लेते हैं बेसिकली। बाकी ये इतना ध्यान रखना, अधिकतर जानवरों के लिए हम इट ही यूज करते हैं। जो भी पक्षी है उनके लिए भी अपन इट ही यूज करेंगे। जैसे पैरट बोल दिए तो होता है, लेकिन मैना के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, इंग्लिश में कोई नहीं बना। जैसे पिजन यूज कर लिए, कबूतर, कबूतरी को क्या बोलते हैं, नहीं पता ना। तो ये इतना ध्यान रखना, पक्षियों के लिए इट ही प्रोनाउन का यूज करते हैं। थर्ड बात मैं आपके लिए कर लेता हूँ नॉन लिविंग। इसके लिए नॉन लिविंग, नॉन लिविंग का मतलब होता है निर्जीव। नॉन लिविंग का मतलब होता है निर्जीव। जितनी भी निर्जीव वस्तुएं हैं उनके लिए आप क्या करोगे, यूज इट का यूज करोगे। और कई व्यक्ति अपने लिए यदि इट यूज कर रहा है, क्या यूज कर रहा है, इट यूज कर रहा है अपने लिए, तो समझ लेना फिर भाई साहब वो नपुंसकलिंग है। क्या है वो, नपुंसकलिंग है। जेंडर पता नहीं है भाई साहब को, क्या पता नहीं है, जेंडर पता नहीं है। कई बार देखना इंस्टाग्राम पे आईडी बनी रहती है इट इज, वो इट इज समझ लेना फिर वो नपुंसकलिंग है भाई साहब, जेंडर पता नहीं है। थर्ड बात आगे मैं बात करूं, है ना, जैसे कि बात करते हैं इट इज माई बेबी, इट इज माई बेबी, इट इज ऐसे सिंपली बोल देते हैं शॉर्ट में, इट इज माई बेबी। तो ध्यान रखना जो बेबी होता है ना, छोटा बच्चा होता है 1 साल का या 6 महीने तक के बच्चे को अपन बेबी बोल देते, क्या बोलते हैं, बेबी। लेकिन इस बेबी के लिए अपन इट प्रोनाउन का यूज कर लेते हैं। लेकिन आजकल ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है पता है ना, बेबी, मेरा बेबी, मेरा बाबू, सोना बाबू, जो भी है ना, वो बेटा समझ लेना आपके लिए इट यूज कर रहे हैं। और फिर आप क्या हो, जब आप 20 ईयर के हो और आपको ऐसे बोल रहे हैं बेबी, बाबू, सोना, तो समझ लो आप नपुंसकलिंग हो, आपको नपुंसकलिंग बनाया जा रहा है। आपका जेंडर पता नहीं है, इतने बड़े हो गए जेंडर पता नहीं है। प्यार से बोल रहे हो, सोच समझ के बोलो, ठीक है। बेबी किसके लिए यूज करेंगे, छोटा बच्चा है, अपने बड़े के लिए नहीं। भाई आपका जेंडर पता है, आपको क्यों बेइज्जती करा रहे हो आप। तो आगे बात समझ में, इट किसके लिए यूज करेंगे, शॉर्ट तरीके से बात कर लेता हूं, जब जेंडर पता नहीं हो, ठीक है। सेकंड बात, ऐसे नोट्स लिखना अच्छे से, नॉन लिविंग के लिए इसके लिए यूज करोगे, नॉन लिविंग के लिए आप इट का यूज करोगे, ठीक है। चलो आगे याद कर दें। नेम, नेम का ऑब्जेक्ट नेम ही रहता है, ठीक है। दे का ऑब्जेक्ट होता है देम, दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है, दे। फिर इसके बाद में एडजेक्टिव याद करते हैं, माई, ओवर, योर, हिज, हर, इट इज, देयर। फिर इसके बाद में प्रोनाउन की बात करें, माइन, ओवर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, माई सेल्फ, ओवर सेल्फ, योर सेल्फ। अब सबको याद कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे कराने से कोई मतलब नहीं है, आगे देखो आप तो।
ठीक है, सबसे पहले मैं बात करता हूँ फर्स्ट पर्सन में, मेरे साथ रिपीट करना है, बोलना है आई मी माई। इन दोनों को भूल जाओ, अभी प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव इनको अभी मैं जस्ट 2 मिनट में याद करा दूंगा। बोलना है आई मी माई, आई मी माई, यानी जब सेकंड नंबर पे बोलो तो वो समझ जाना कि वो ऑब्जेक्ट है। बोलो आई मी माई, आई मी माई, रिपीट करो आई मी माई। वी एस ओवर, वी एस ओवर, वी एस ओवर। देखिए एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या दिखा रहा है, संबंध दिखा रहा है। माई यानी मेरा, मेरा स्कूल, मेरी पत्नी, मेरी बुक, और हमारा विद्यालय, हमारी कोचिंग, हमारा घर, तो ये ओवर है। अधिकार दिखा रहा है, पजेस यानी पजेसिव दिखा रहा है, पजेशन दिखा रहा है कि नहीं है। यू का ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, यू रहेगा, एडजेक्टिव योर बन जाएगा। तो यू यू योर, यू यू योर, यू यू योर, ठीक है। और बाकी इनमें बात करें, जैसे कि प्रोनाउन बनाना है तो हमें माई का बन जाएगा माइन, ठीक है, ओवर का ओवर्स बन जाएगा, केवल एपस्ट्रोफी एस लगाना है। इसको क्या बोलते हैं, एपस्ट्रोफी बोलता है, बोलते हैं ऐसे। ये होता है कोमा, ये होता है फुल स्टॉप, और इसके बाद में ये ऐसे डबल कोमा रहता है, इसको क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड कोमास बोलते हैं। और इस जैसे किसी स्पेलिंग के जैसे अभी ये ऊपर लग रखा ना, इसको बोलते हैं एपस्ट्रोफी। क्या बोलते हैं, एपस्ट्रोफी, जिसका मतलब होता है का, के, की, संबंध दिखाता है। ये एक्सक्लेमेटरी साइन होता है, ये क्वेश्चन मार्क होता है, इंटेरोगेटिव साइन, तो ये साइनों का भी आपको ध्यान रखना है। तो यू सेकंड पर्सन का ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, यू ही रहेगा, एडजेक्टिव भी क्या रहेगा, योर, यानी आपका या तुम्हारा, यू यू योर। फिर ही हिम हिज, ही हिम हिज। अब यहाँ पे ध्यान रखना, यदि किसी स्पेलिंग के लास्ट में, किसी नाउन या प्रोनाउन के लास्ट में एस रहता है तो हम एपस्ट्रोफी केवल ऐसे ही लगाते हैं, इसके बाद में एस नहीं लगाना है, क्योंकि फिर वो हिसिंग साउंड रहता है। कभी आप नाउन प्रोनाउन पढ़ना, वहां पे आपको पता लग जाएगा। सी हर हर, लड़की के लिए आपको कैसे याद रखना है, सी हर हर, क्योंकि लड़की, देखिए एक नॉर्मली आपको बता देता हूँ कि जैसे कि लड़की महादेव को ज़्यादा पूजती है, मानती है, और कोई सा भी इष्ट हो, लेकिन याद करने का तरीका बता रहा हूँ, सी हर हर यानी हर हर महादेव, क्योंकि लड़की शंकर भगवान यानी भोलेनाथ को ज़्यादा पूजती है। तो सी हर हर महादेव। तो इट 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 से, इट के लिए ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, इट ही रहेगा, और एडजेक्टिव इट्स रहेगा। प्रोनाउन इसके लिए होता नहीं है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा इट सेल्फ। नेम का नेम ही रहने वाला, नेम में कोई चेंज नहीं करना है। दे, दे का ऑब्जेक्ट रहेगा देम, एडजेक्टिव रहेगा देयर, तो दे देम देयर, दे देम देयर। अब इनके बाद में रिफ्लेक्सिव और प्रोनाउन कैसे बनाते हैं, तो माई का माइन बन जाएगा, ओवर का ओवर्स बन जाएगा, और माई का ध्यान रखना माई सेल्फ रहेगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में केवल आपको सेल्फ वर्ड जोड़ना है। क्या जोड़ना है, सेल्फ वर्ड जोड़ना है। ओवर यानी हमारा, अब ओवर सेल्फ नहीं होता, ओवर सेल्फ होता है, क्योंकि ओवर प्लुरल है। आप जानते हो ना, जब किसी नाउन या प्रोनाउन की लास्ट में एप रहता है या एप ई रहता है, तो इसको हटाकर हम वी एस जोड़ देते हैं। तो वी प्लुरल है ना, तो वी प्लुरल है, तो ये क्या बन जाएगा, वी एस बन जाएगा, तो ओवर सेल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओवर सेल्स हो जाएगा, प्लुरल बन जाएगा। यू, देखिए यू कभी सिंगुलर होता है, कभी प्लुरल होता है, तो योर सेल भी होता है और योर सेल्स होता है। इसके बाद में ही बात करते हैं, तो यहाँ पे हिम सेल्फ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हिम सेल्फ, क्योंकि ही सिंगुलर है, लड़के के लिए यूज करते हैं, लड़की के लिए हर होता है, यानी सी यूज कर रहे हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, हर सेल्फ हो जाएगा। अब इसके बाद में याद करते हैं, इट का क्या हो जाएगा, इट सेल्फ हो जाएगा। यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, देख लेना एक बार बेटा जी। अब दिख रहा है आराम से, इट सेल्फ हो जाएगा। फिर दे के लिए यहाँ पे देम सेल्फ हो जाएगा, क्योंकि दे ऑलरेडी प्लुरल है और लास्ट में ऐप रहता है, तो ऐप को हटाकर हम क्या जोड़ देंगे, वी एस जोड़ देंगे। सारे रूल्स मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। देखिए पीडीएफ आ गई, पूरी पीडीएफ लेके आया हूँ मैं आपके लिए, ठीक है। पूरे जितने भी रूल्स है ना, जितने भी ओवरऑल ये जितनी भी एडवर्ब्स है, सारी मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। दोबारा से याद करते हैं। अब 3 चीज याद करना, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और एडजेक्टिव, इन तीनों को याद करना है। बाकी को 1-2 बार आपको याद करना है, देखना है, जनरली आपको याद हो जाएंगे। मेरे साथ याद करो फटाक से। फर्स्ट पर्सन में कौन कौन रहते हैं, आई और वी। तो आई मी माई ऐसे याद रखना, आई मी माई, आई मी माई, वी एस ओवर, यू यू योर, ही हिम हिज, सी हर हर, इट इट इट्स, और फिर नेम को छोड़ो, दे देम देयर। दोबारा रिपीट फटाक से,
आई मी माई, वी अस ओवर, यू योर, ही हिम हिज, सी हर, इट इट्स, नेम का छोड़ो, दे देम देयर। बार बार रिपीट करना, जैसे मैं याद कराया हूँ वैसे याद करना, कसम से बता रहा हूँ। ये इंडेक्स याद नहीं हुई ना, आप ना तो टेंस सीख पाओगे, ना डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ना एक्टिव पैसिव वॉइस। गांठ बांध लेना, चिपका लेना इसको जहां चिपका सको, ठीक है। आगे बात करते हैं प्रोनाउन के अंदर, और क्लास चाहे कितनी भी लोग हो, देखना है, एंड तक बने रहना है, भगना नहीं है। प्रोनाउन की बात करते हैं। प्रोनाउन को टू पार्ट्स में, अभी ये सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के बेस में डिवाइड कर दी। सब्जेक्ट की बात करा रहा हूँ, ऑब्जेक्ट की वही बात है। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से रहेंगे वो आपको देखना है। सिंगुलर सब्जेक्ट यहाँ पे रहेगा थर्ड पर्सन में, जो रहते हैं ही, सी, इट और नेम। ध्यान रखना, नेम एक होना चाहिए, एक से अधिक नहीं होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे बात करूं मैं राम एंड श्याम, राम एंड श्याम की बात करूं तो यहाँ पे दो पर्सन है ना, तो ये प्लूरल है, नाम एक होना चाहिए, नेम ओनली वन। इसे नहीं दो नेम दे रखे हो और किसी कंजक्शन के माध्यम से जोड़ रखे हो, तो ऐसी हरकत नहीं करना है। फिर बात करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट की। प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन सा रहता है? आई। अभी आई के ऊपर सर्कल करना, आई के बारे में बता रहा हूँ, आई कब सिंगुलर होता है, कब प्लूरल होता है। तो आई, वी, यू और दे। आई वी यू दे, आई वी यू दे, आई वी यू दे। रटो फटाक से, ही, सी, इट, नेम सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। आई वी यू दे क्या होता है? प्लूरल सब्जेक्ट होता है। आई वी यू दे, आई वी यू दे, ये क्या होते हैं? प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। अब आई की बात करता हूँ, आई कैसे सिंगुलर और प्लूरल होता है? जब आई स्पीकर के रूप में हो, स्पीकर यानी जो वक्ता होता है अपने लिए यूज करता है, तो तब वहां पे ये सिंगुलर बन जाता है। क्या बन जाता है? सिंगुलर बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल में बात करूं, जैसे आई, अब तुम बोलते हो ना सर आई के साथ एम ही आता है, तो वो भी अब ये एग्जाम्पल कॉपी कर लेना। आई एम ए लेटर या आई इज ए लेटर, बस इतना सा पूछ रहा हूं। आई के साथ यहाँ पे एम आएगा या इज आएगा, इतना सा बता दो, थोड़ा एडवांस लेवल है यहाँ पे। आई इज ए लेटर, लेटर का मतलब यहाँ पे ध्यान रखना अक्षर, पत्र नहीं है। जो आप पत्र लेखन करते हो ना वो वाला नहीं, यहाँ पे मैं इसका मीन निकाल रहा हूँ अक्षर, ठीक है, वर्ण। आई एम ए लेटर या आई इज ए लेटर में एक अक्षर हूं या आई एक अक्षर है। तुम बोलोगे सर आई एक अक्षर है, तो यहाँ पे करेक्ट क्या हो जाएगा? इज करेक्ट हो जाएगा, ना कि एम। ये रट्टाबाजी छोड़ देना कि आई के साथ एम ही आता है, तो वो नियम यहाँ पे फॉलो कर लेना, वो फेल हो जाएगा आपका नियम कि आई के साथ एम ही जोड़ता है। आगे बात समझ में? तो जब स्पीकर के लिए यूज करते हैं तो वहां पे सिंगुलर बन जाता है, अदरवाइज ये प्लूरल रहता है, और प्लूरल ही वर्ब लेता है। क्या लेगा? प्लूरल वर्ब लेगा। दुनिया की जितनी भी वर्ब्स होती है वो ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म में रहती है। कौन सी फॉर्म में रहेगी? प्लूरल फॉर्म में रहती है। इनको सिंगुलर बनाने के लिए एस जोड़ते हैं। चलो मैं लिखाई देता हूं आगे। अब टेंस की हेडिंग डाल लो, ये तो कॉपी करना आपको यहां तक, ठीक है, जो मैं बता दिया आपको, ये कॉपी करो फटाफट से। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से रहेंगे? इस इट नेम रहने वाला है। प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से रहेंगे? आई वी यू दे। यहां तक कॉपी करो, एग्जाम्पल कॉपी करो। समझ में आ रहा है यहां तक? वीडियो को शेयर करते रहो जल्दी से। अब आगे हेडिंग डालना है आपको टेंस, ठीक है। प्रोनाउन की इंडेक्स याद हो गई होगी, रिपीट कर ले आप बोलो तो। फर्स्ट पर्सन बोलो फटाक से, आई और वी। सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही, सी, इट, नेम, दे, ठीक है। फिर इसके बाद में यू आपको याद करना, ओरिजेंटल याद करो, वर्टिकल आप याद कर ही लिए, ओरिजेंटल याद करो। आई, मी, माई, वी, अस, ओवर, यू योर, ही हिम हिज, सी हर, इट इट्स। फिर नेम का छोड़ो, दे देम देयर। बेटा फिर इसके बाद में जो प्रोनाउन है वो अच्छे से याद करो। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मैंने बता ही दिया, लास्ट में सेल्फ वर्ड जोड़ना, लेकिन यदि वो क्या दे रखा हो? प्लूरल दे रखा हो, तो आपको वीएस बना देना है। क्या बना देना है? वीएस बना देना है, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट बेटा? कोई डाउट हो तो बता देना मुझे। अब देखते हैं, हेडिंग डालो प्रेजेंट, ठीक है। टाइम है अपना प्रेजेंट यानी वर्तमान,
और फिर है अपनी एक्शन। एक्शन मैंने आपको बताई दी थी, इंडेफिनेट एक्शन होती है, कॉन्टिन्यूस होती है, परफेक्ट होती है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होती है। जब टाइम से हम मिलाते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनेट हो जाता है भाई, टाइम प्लस एक्शन से तो टेंस बनता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ये अपना टेंस बन गया। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रेजेंट टेंस में यानी प्रेजेंट टाइम से कितने टेंस बन गए? 4। प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। जैसे है वैसे का वैसा आपको कॉपी करना है, कोई चेंजेस नहीं करना है। यदि समझ में नहीं आए, 1-2 बार वीडियो को देखना है, बेसिक वाली क्लास देखो, अपने दोस्त को समझाओ, बोलो कि ऐसे पढ़ो। आपसे नहीं समझे, वीडियो देखने के लिए बोलो, वीडियो देख समझ में आएगा। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, सेंटेंस के प्रकार देखो कौन कौन से होते हैं? एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव इंटेरोगेटिव। सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? टेंस के हिसाब से 4 होते हैं। वैसे यदि आप 12th में जाओगे तो 12th में सेंटेंस 3 प्रकार के रहेंगे। सिंपल सेंटेंस, ठीक है, ये तो हो गया अपना फर्स्ट, 3 प्रकार के होते हैं। सेकंड है कंपाउंड, और थर्ड होता है कॉम्प्लेक्स। सेंटेंस रियल में 3 होते हैं, ये 12th के बेस पे है। जैसे कि अगर आप स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर रहता है ना अपना, स्ट्रक्चर जो फॉर्मेट रहता है उसके बेस पे इनको 4 भागों में डिवाइड किया। एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव इंटेरोगेटिव। स्पेलिंग याद कर लेना। अब याद करने का भी तरीका बता रहा हूँ। कभी भी तुम्हारे सामने एफर्मेटिव का स्ट्रक्चर हो, किसका हो स्ट्रक्चर? एफर्मेटिव का, उसका स्ट्रक्चर रहेगा हमेशा सब्जेक्ट। ठीक है, ट्रिक से बता रहा हूँ, ठीक है, हमेशा याद रखना तुम्हें। एफर्मेटिव कभी भी आ जाए, ये अपने साथ हेल्पिंग वर्ब ले लेगा, केवल इंडेफिनेट को छोड़कर, यानी कोई सा भी इंडेफिनेट हो, प्रेजेंट और पास्ट। फ्यूचर में तो देखो, फ्यूचर टाइम को दिखाने के लिए मैंने बोल दिया था कि विल और सेल ही ऐसी हेल्पिंग वर्ब है जो फ्यूचर को दिखाएगी। ठीक है, ये टाइम को शो करती है, विल और सेल। तो ये तो कोई सा भी टेंस हो, कोई सा फ्यूचर इंडेफिनेट हो, कॉन्टिन्यूस हो या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो, फ्यूचर में ये विल सेल फिक्स रहेगा, कोई चेंजेस नहीं रहेगा, क्योंकि फ्यूचर टाइम दिखाने के लिए यही है। ठीक है, परफेक्ट, ये एफर्मेटिव की बात कर रहे थे, तो एफर्मेटिव में सब्जेक्ट रहेगा, हेल्पिंग वर्ब रहेगी, मेन वर्ब रहेगी और ऑब्जेक्ट रहेगा। यदि ऑब्जेक्ट है, यानी ऑब्जेक्ट के साथ में हम इसको बोल देते हैं अदर वर्ड। क्या बोल देते हैं? अदर वर्ड। कॉपी करना है अदर वर्ड, यानी सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। ठीक है, केवल इंडेफिनेट को छोड़कर प्रेजेंट इंडेफिनेट और पास्ट इंडेफिनेट में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते एफर्मेटिव में। नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब रहेगी, क्यों? कारण देख लेना। यहाँ पे हमने लिखा सब्जेक्ट, फिर लगाएंगे अपन हेल्पिंग वर्ब, कोई सा भी हो। और नेगेटिव में थर्ड नंबर पे, ये ध्यान रखना, नेगेटिव सेंटेंस में थर्ड नंबर पे क्या लगेगा? नोट लगेगा, क्योंकि नोट हमेशा अपने साथ क्या लेगा? हेल्पिंग वर्ब। नोट कभी बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आएगा, बिना हथियारों के नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। तो नोट कौन से नंबर पे? थर्ड नंबर पे। या फिर ऐसे कर सकते हो, नोट को हेल्पिंग वर्ब में चिपका के लिख सकते हो, जैसे कि इजेंट होता है, आरेंट होता है ना, हेवेंट होता है, या एजेंट बोल दो, हेवेंट होता है। तो ये ध्यान रखना, एमेंट कभी नहीं होता है, एमेंट को आरेंट बोलते हैं। जब आप क्वेश्चन टैग में देखोगे तो वहां पे एमेंट नहीं होता है, एम के साथ नोट अपन जोड़ दें तो वो आरेंट में चेंज हो जाता है। आई बात समझ में? फिर इसके बाद में आपको क्या करना है, जो मेन वर्ब है वो यूज करना है। मेन वर्ब कौन सी होगी? फर्स्ट फॉर्म होगी, सेकंड होगी, थर्ड होगी, या कॉन्टिन्यूस होगी, कौन सी होगी वो आपको टेंस के हिसाब से देखना। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, परफेक्ट को दिखाने के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म, कॉन्टिन्यूस को दिखाने के लिए आईएनजी फॉर्म, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को यानी बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, इंडेफिनेट को दिखाने के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एसईएस या सेकंड फॉर्म। इंटेरोगेटिव 2 तरीके से होता है, अभी तो मैं केवल यहाँ पे WH वर्ड से बता रहा हूँ। WH वर्ड हमेशा अपने साथ क्या लेगा? हेल्पिंग वर्ब लेगा। यदि आप WH वर्ड के बाद में हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं लोगे तो WH वर्ड कंजक्शन का काम करेगा। गांठ बांध लेना कि WH वर्ड के बाद में यदि आप हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करोगे तो वो एजेंट क्या बन जाएगा? कंजक्शन का काम करेगा। आई बात समझ में? देन इसके बाद में आपको लगाना है सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब लगाना है, फिर जो भी अदर वर्ड है वो आपको यूज करना है। नेगेटिव इंटेरोगेटिव क्या बनेगा अपना? सब्जेक्ट, सॉरी, नेगेटिव इंटेरोगेटिव ना, तो इंटेरोगेटिव किससे स्टार्ट होगा? बोलो जल्दी से। अरे भाई इरेज हो जाओ। WH वर्ड रहेगा, WH वर्ड के बाद में क्या रहेगी? हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या रहेगा? सब्जेक्ट, फिर क्या रहेगा? नोट, फिर मेन वर्ब,
फिर क्या रहेगा, अदर वर्ड जो भी है वो यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा। तो इतना ध्यान रखना, यदि आप नोट को सब्जेक्ट के पहले कभी भी यूज करते हो तो इतना ध्यान रखना, हेल्पिंग वर्ब के अंदर नोट को चिपका के लिखना है। ऐसे नहीं हेल्पिंग वर्ब और नोट अलग अलग लिख रहे हो, नेगेटिव इंटेरोगेटिव में मार्क्स कटा सकते हैं आपके। ये क्वेश्चन टैग में आपको समझाऊंगा, ध्यान रखना। कहीं ऐसे मत समझना कि सर ने नोट 3rd नंबर पे बताया, गलत हो जाएगा। यदि आप कभी भी सब्जेक्ट के पहले नोट को यूज कर रहे हो तो वो हेल्पिंग वर्ब के अंदर चिपका के लिखना है, जोड़ के लिखना है। जैसे कि एजेंट हो गया, अरेंट हो गया, एजेंट हो गया, इवेंट हो गया। तो ये ध्यान रखना है। ठीक है बेटा, समझ में आ गई बात? नहीं आई वीडियो को रोको, दोबारा से समझना है, वीडियो को बार बार रिवाइज करना है ना, रिवर्स करते रहना उसको। आगे चलें, कोई समस्या, कोई तकलीफ? सेंटेंसेस के टाइप्स देख लिया आपने, एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव इंटेरोगेटिव। इनके स्ट्रक्चर याद करना, कोई सा भी हो अभी से याद करना शुरू कर दो, नहीं एक्टिव पैसिव वॉइस में मारूंगा बहुत बुरा। तुम देखोगे सर अभी ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, मारेंगे नहीं, घर पे आके मारूंगा, है ना। अब हेडिंग डाल दो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब इसकी जो आइडेंटिफिकेशन है, पहचान है, वैसे मैं जनरली याद नहीं करवाता हूँ, बट बेसिक से सीखना है तुम्हें। तो आइडेंटिफिकेशन ध्यान रखना है, हिंदी वाक्य के लास्ट में क्या वर्ड रहेगा। केवल एक तो इंफॉर्मेशन देने के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि केवल और केवल इंफॉर्मेशन दे, क्या दे, केवल और केवल इंफॉर्मेशन दे। वो यहाँ पे है कैटेगरी भी आती है, जरूरी नहीं है वो अपन बचपन से रट रखे थे, ता है, ती है और ते है, या फिर ता हूँ। ठीक है, ऐसे बोलते कि नहीं बोलते, कितना मजा आ रहा है। ती हूँ मतलब पढ़ती हूँ, तुम खेलते हो, तो वो ते होता है। क्या होता है? ते होता है। तुम खेलते हो, तुम पढ़ते हो। तो हिंदी वाक्य के लास्ट में क्या रहते हैं, या तो है की कैटेगरी के वर्ड मिल जाएंगे। जैसे कि बचपन में अपन रटे थे कि सर इसकी पहचान क्या होती है, ता है, ती है, ते है। बट भाई साहब यहाँ पे इस चैनल पे आए हो तो देखने को क्या मिलता है कि वह लड़की अच्छी है, वह लड़की अच्छी है। तो भाई साहब यहाँ पे ताहती है कहाँ है, नहीं पता ना। वह लड़की अच्छी थी, वह लड़की अच्छी थी। तो अब बताओ दोनों में डिफरेंस हुआ कि नहीं हुआ? ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया क्योंकि इंफॉर्मेशन दे रहा है। कभी भी इंफॉर्मेशन देने की बात हो, क्या हो, केवल इंफॉर्मेशन देने की बात हो तो इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे तय वर्ड यानी जो ता की कैटेगरी को शो करता है वो पास्ट होता है। तो ये पास्ट इंडेफिनिट है और ये क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट है। आगे बात समझ में? तो जरूरी नहीं है ता है, ती है ही है। ओके, पंखा अच्छा चलता है, इसमें तो ता है। तुम पढ़ते हो, ता है ना। तुम दौड़ते हो, खेलते हो, सब में ता वर्ड आ रहा है। लेकिन ये जनरली मेरे पास कार है, जैसे कि मेरे पास, इंग्लिश सब सीखेंगे आगे सब, मेरे पास कार है। तो यहाँ पे लोग ता है कहाँ है? अब टेंस बोलो रे भाई, टेंस बोलो, बोलो कौन सा है, नहीं पता तो ता है, थी है तो आया ही नहीं। अब नहीं आया तो बोलो कौन सा। मेरे पास कार थी, पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। कॉन्टिन्यूस में तो कौन सा वर्ड आता है हमेशा? रा वर्ड आता है, रा की कैटेगरी आता है, रा, रही, रहे, ये आता है कॉन्टिन्यूस को दिखाने के लिए। लेकिन इंडेफिनिट दिखाने के लिए केवल कौन सा वर्ड रहेगा, या तो था रहेगा, ये फिर ये कैटेगरी रहेगी टेंस के हिसाब से। तो प्रेजेंट को दिखाने के लिए है की कैटेगरी के रहेंगे, और बाकी ये तो रहेगी। ये आइडेंटिफिकेशन अच्छे से लिख लेना और एग्जाम्पल लिख लेना, लिखना चाहो तो। इंग्लिश आगे इनकी सीखेंगे अपन। कोई डाउट बेटा? नहीं है ना? मजा आ रहा है? लाइक कर दो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। हाँ, ऐसे मत सोचना अपने व्यूज कमा रहे हैं, आप ही के सपोर्ट से ये चैनल एक दिन बड़े मुकाम पे पहुंचेगा। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जिससे ये चैनल भी ग्रो करे, मुझे भी पढ़ाने का मजा है। अब 100 व्यूज आए, 100 व्यूज आते हैं तो उससे कोई मतलब नहीं है बेटा। इतना बढ़िया कंटेंट दे रहा हूँ। पीडीएफ बनाने में देखो कितना टाइम लगता है, आप पीडीएफ खुद देखो तो सही, कितनी बढ़िया पीडीएफ है। सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी यहाँ पे लेके आया हूँ, पूरा कंटेंट है। ऐसे कोई नहीं बोल सकता। देखो वर्ब में आईएनजी जोड़ने के तक नियम है, आप आज तक नहीं पढ़े होंगे वर्ब में आईएनजी जोड़ने के नियम कौन कौन से। ठीक है, क्लास स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर जो एफर्मेटिव है, ये पूरे स्ट्रक्चर आपको देखना है।
अब ये देखने के पहले आपको एफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो ध्यान रखना है। एफर्मेटिव में सब्जेक्ट रहेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। ये सिंपली मैं आपको ऐसे सिखा देता हूँ, यानी सब्जेक्ट रहेगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस क्यों रहेगी वो भी देखना है, प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा एफर्मेटिव में, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब भी क्या रहेगी, सिंगुलर ही रहेगी, यानी एस ई एस जोड़ दें। यानी दुनिया की जितनी वर्ब रहती है वो प्लुरल रहती है, और प्लुरल सब्जेक्ट के साथ प्लुरल वर्ब यूज करते हैं केवल प्रेजेंट टेंस में। आप कॉपी निकाल लो, इन जो ये स्ट्रक्चर दिख रहे हैं इनको तो कॉपी कर लेना। इसके बाद अगले पेज में आपको लिखना है जो मैं लिखा रहा हूँ, ठीक है, अच्छे से लिखना है, बढ़िया बढ़िया अक्षरों में। देखो 3 चीज लिखा रहा हूँ। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना है यहाँ पे, ये याद करना, कल आते ही पूछूंगा मैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहला पॉइंट है प्रेजेंट टाइम बताने के लिए, है ना, जैसे ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ ना वैसे पढ़ा रहा हूँ। प्रेजेंट टाइम बताने के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस जोड़ दें, ठीक है। ये तो हो गया प्रेजेंट की बात। प्रेजेंट टाइम दिखाने के लिए आपको या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना पड़ेगा या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस, जिसको हम बोलते हैं ब्रैकेट में यहाँ पे लिखना है सिंगुलर। क्या लिखना है, सिंगुलर आपको यूज करना है, यानी सिंगुलर वर्ब बोलते हैं। दुनिया की जितनी वर्ब्स होती है वो ऑलरेडी प्लुरल रहती है, उनको सिंगुलर बनाने के लिए एस ई एस जोड़ दें, जबकि नाउन सिंगुलर होता है उनको प्लुरल बनाने के लिए एस ई एस जोड़ दें। सारे नियम आपको लिखाऊंगा, ठीक है, मजा आना चाहिए। सेकेंड बात, पास्ट टाइम बताने के लिए, पास्ट टाइम बताने के लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म, कौन सी फॉर्म बेटा, वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, मतलब B2 लिख लेना ब्रैकेट में। क्या लिखना है, B2। थर्ड दिख रहा है सबको अच्छे से, क्वालिटी चेंज कर लेना अगर समस्या है तो। फ्यूचर, फुटूरे नहीं बोलना है, फ्यूचर बोलना है। फ्यूचर टाइम बताने के लिए, फ्यूचर टाइम को देखो, अरे भाई रेज हो जाओ। फ्यूचर टाइम बताने के लिए क्या यूज करेंगे, बोलो फटाक से, के लिए विल और सेल, विल सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, विल सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, ठीक है। फ्यूचर टाइम बताने के लिए विल सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ये 3 पॉइंट तो टाइम को शो करने के लिए हो गए। वैसे ऑलरेडी कल मैं बता चुका था, ऐसे वो एक ही स्लाइड में बता दिया था, मैंने बोला था कल आगे अगली क्लास में आपको लिखाऊंगा। नेक्स्ट है कॉन्टिन्यूअस एक्शन। जो कॉन्टिन्यूअस एक्शन है को बताने के लिए यहाँ पे थोड़ा मैं हाइड कर देता हूँ इसको, फिर आपको अच्छे से दिखेगा ना। को बताने के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, क्या जोड़ेंगे, आईएनजी जोड़ दें। क्या जोड़ दें बेटा जी, आईएनजी जोड़ दें यदि कॉन्टिन्यूस एक्शन, यानी कॉन्टिन्यूस टेंस कोई सा भी हो, कॉन्टिन्यूस कोई सा भी उसमें आईएनजी जुड़ेगी, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, V1 लिख लेना, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। फिफ्थ पॉइंट लिखना है परफेक्ट एक्शन। जो परफेक्ट एक्शन होती है को बताने के लिए आपको किसका यूज करना है, बताने के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी B3 का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, B3 का प्रयोग
करते हैं। आगे बात समझ में? तो ये आपको लिखना है। ये 5 पॉइंट हो गए। क्या हो गए? 5 पॉइंट हो गए। लास्ट एंड फाइनल पॉइंट लिखना है, ठीक है। आज लिखवा दूं या कल लिखवा दूं? 1 मिनट देख लेते हैं क्लास कितनी लॉन्ग हो चुकी है अपनी। बेटा आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर अगला जो पॉइंट है वो कल लिखाएंगे कि वर्ब को सिंगुलर कैसे बनाते हैं, ठीक है। वर्ब को सिंगुलर कैसे बनाते हैं, तो ये स्लाइड है, कॉपी करना आपको। ओके बेटा जी, कोई कुछ भी नहीं सुनूंगा मैं। यदि आप नहीं पढ़ोगे ना तो बहुत बुरा मानूंगा मैं। ऐसे काम नहीं चलने वाला, रियलिटी है। प्रेजेंट टाइम को बताने के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसी जोड़ना, ठीक है। क्या जोड़ना तुम्हें? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ये जोड़ना है प्रेजेंट टाइम को दिखाने के लिए। केवल और केवल ध्यान रखना है एस सी एस यानी वर्ब की सिंगुलर फॉर्म प्रेजेंट टेंस में यूज करना और बाकी कोई सी टेंस में यूज नहीं होती है। पास्ट को दिखाने के लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म का यानी V2 का प्रयोग करना है। फ्यूचर को दिखाने के लिए विल सेल का, कॉन्टिन्यूस को दिखाने के लिए आईएनजी फॉर्म, परफेक्ट को दिखाने के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऑलरेडी मैं पहले वाली स्लाइड में बता चुका था आपको। और अब जो भी रह गया है, कुछ भी सेंटेंसेस है, वर्ब को सिंगुलर कैसे बनाते हैं, कौन कौन से नियम है, एग्जाम में क्या पूछेंगे आपको, सारी चीजें ऑलरेडी मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ठीक है बेटा जी। कॉपी करो अच्छे से इसको। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ठीक है। दबा के लाइक शेयर करना है।